Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. My dear friends, आज का वीडियो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, यह है कानपुर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का कानपुर यूनिवर्सिटी का, उसका क्वेश्चन पेपर है। बीएड का सबका सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मैटर है मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये सेकंड पेपर है आपका पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन का, तो इसमें उस दिन जो इससे पहले वीडियो आया था उसमें हमने किया था पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं डिस्कस की थी। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ले लेंगे जो बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग? एक बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग, ये जो है कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग है 12 नंबर का, ठीक है। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। और ये जो बुक है इसमें बढ़िया अच्छा दिया हुआ है, तो मैंने कहा चलो आपको बुक से ही समझा देते हैं, क्योंकि अगर कहीं से मुझे थोड़ा भी 19-20 लगता है तो मैं खुद अपने नोट से ही फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन इसमें बुक में अच्छा दिया हुआ है, ये बुक अलग प्रकाशन की है। देखिए, प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ कैरिकुलम इफेक्टिव टीचिंग। पहला पॉइंट तो है कि सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि अच्छी और एक व्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली, जो भी शिक्षा प्रणाली प्रचलन में है, चल रही है, उस प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है पाठ्यक्रम के द्वारा, ठीक है। आप जो कंटेंट लिखा है उस पर ध्यान ना दे करके मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। पाठ्यक्रम जो है इसके द्वारा हम जो भी शिक्षा प्रणाली प्रचलन में है, जो चल रही है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। और इससे यह निश्चित करने में भी सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, यानी कि किस लेवल की हम एजुकेशन दे रहे हैं और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, क्या नहीं डालना है, क्या बच्चे को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज उसको करानी है, कौन कौन से एक्सपीरियंस उसको जो है देने हैं, यह सब एक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में भी सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियां और रुचियों का विकास करना है। तो ये थी हमारी पहली हेडिंग, व्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था। आशा करता हूँ समझ आ गई होंगी ये लाइन्स आपको। अगर आप बुक लेकर के इसको पढ़ने बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर मैं समझाऊंगा तो शायद आप जल्दी समझ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो भी, मैं फटाफट आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए, समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, यह निर्धारित किया जाता है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि जो हमारे उद्देश्य हैं, क्या हम उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या हम उसी के अनुसार किताबें पढ़ रहे हैं, क्या हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारा उद्देश्य है, या फिर हमारा उद्देश्य कुछ और हमारा रास्ता कुछ और है। तो ये भी जो है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण और विकास किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार का उद्देश्य होता है उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात कि हमारा जिस प्रकार का उद्देश्य उसी प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। उद्देश्य अलग हो, पाठ्यक्रम अलग हो तो फिर सब चौपट हो जाएगा। और अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो फिर उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाठ्यक्रम के बिना हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
और पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो सकता। तो ये था उद्देश्यों की प्राप्ति। आशा करता हूँ लाइन आपको समझ आ गई होगी। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का साधन। जो पाठ्यक्रम है यह ज्ञान को प्राप्त करने का भी एक साधन है। यह संसार ज्ञान और रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान और रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन यह ज्ञान वह केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, अपने एक्सपीरियंस में वृद्धि करता है। वह जितना जानता है, अगर पाठ्यक्रम पर ध्यान देगा तो और ज़्यादा उसे अनुभव होंगे, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है पाठ्यक्रम। शिक्षण सामग्री का निर्धारण। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। हमें पाठ्यक्रम यह भी बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों और कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है इसी के बेस पे हम ये भी तय करते हैं कि किस कक्षा में क्या पाठ्य सामग्री रखनी है और क्या नहीं रखनी है, किस सब्जेक्ट को बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। पाठ्यक्रम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर एक कक्षा का अलग पाठ्यक्रम है, अलग विषय वस्तु है, उसका एक अलग रूटीन है। जहाँ स्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। हम बिना पाठ्यक्रम की क्लास में जाकर के सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकते, कहानियां नहीं सुना सकते जब तक हमारे पास एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होगा। हमें सिलेबस दे दिया जाता है कि आपको 3 महीने के अंदर इतना बच्चों को कंप्लीट कराना है, तो वो हमारा एक पाठ्यक्रम निकल करके आ गया कि अब हमको बच्चे को 3 महीने के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, इससे बाहर नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो वो हमें एक पाठ्यक्रम तैयार करके दे दिया जाता है कि आपको इतनी चीजें बच्चे को सिखानी है। ठीक, आशा करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्तर बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। यदि पाठ्यक्रम निश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में भी हमको सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न यहाँ पे कालों का मतलब विभिन्न समय और समाजों में शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही 2 या अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है, और पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर के उत्थान और उसका पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सहायक होता है। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल और सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता का अभाव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहां पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। आज का जो युग है वो लोकतंत्र का युग है, जहां पर हर एक नागरिक समान है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय और भ्रातृत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में भी सहायक माने जाते हैं। देखिए, अब आगे है आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम के द्वारा और इन आवश्यकताओं की पूर्ति
पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र और समाज की भी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और इन सबकी पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र ये चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अच्छी नागरिकता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा हो, और यह केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पता है आप क्या पढ़ रहे हैं? याद है या फिर भूल गए? क्वेश्चन था आपका, प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है? हम एक इफेक्टिव लर्निंग, एक प्रभावशाली शिक्षण में इफेक्टिव टीचिंग में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। ठीक, तो पॉइंट अगला है हमारा, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में पाठ्यक्रम की सहायता से ही निश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव हो पाता है। और पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं लिखी जा सकती। यानी पुस्तकें तो लिख सकते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं, जो क्लास वाइज बुक्स लिखी जाती हैं, वो असंभव है, नहीं लिख सकते। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं हो पाता। 10 नंबर पॉइंट है, शिक्षण विधियों का चयन। पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जिस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, और यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियां रसायन विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों से अलग होती हैं। पाठ्यक्रम, देखिए ये कह रहा है कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो टीचिंग मेथड है, वह भी पाठ्यक्रम के कारण ही अलग अलग होता है। जैसे हिंदी भाषा की अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने की शिक्षण पद्धति अलग होगी, रसायन विज्ञान की अलग होगी। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना भी कठिन हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाठ्यक्रम है तो समय और शक्ति की भी बचत होगी। पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक और छात्र अनेक निरर्थक क्रियाओं से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक पूरा प्लान तैयार किया गया प्लान है, जिस प्लान के अकॉर्डिंग शिक्षक और शिक्षार्थी चलते हैं। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, तो फिर निरर्थक क्रियाएं भी होती रहेंगी जिनका कोई बेस निकल करके नहीं आएगा। और अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय और शक्ति की बचत हो जाती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक यह निश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। मैंने बताया ना कि एक प्लान तैयार किया जाता है और वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है, तथा छात्र भी ये जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। पाठ्यक्रम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही सुविधा मिल जाती है। देखिए, इस बुक में बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है, इसलिए मैंने इसको बुक से पढ़ाना उचित समझा, अपने नोट्स से नहीं। वरना मैं आपको नोट्स से पढ़ाता हूँ, आप स्वयं जानते हैं। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैं उन्हीं से पढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में। शिक्षकों के लिए मापदंड देखिए, क्राइटेरिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाए। सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता। सभी विषय एक ही शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। कोई एक सब्जेक्ट सबका फेवरेट होता है, जिसमें वो निपुण होता है, जिसको वो अच्छे से पढ़ा सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है। शिक्षक को अपने विषय की उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके 12 पॉइंट्स। ठीक है, 12 हेडिंग थी इसमें, और ये था आपका क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम का क्या महत्व। ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, ये आपने इतना पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से ये
ठीक है, 12 नंबर तक इतना क्लियर हो गया। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ये क्वेश्चन आपका होगा जरूर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, इन पर एक टिप्पणी लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत। पाठचर्या कहें या फिर पाठ्यक्रम कहें, बात एक ही है। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि टिप्पणी लिखनी है खाली। ये देखिए, निर्माण के सिद्धांतों पर एक टिप्पणी लिखनी है, मतलब सारे सिद्धांत नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए हम टिप्पणी ही पढ़ते हैं। मैं सिद्धांत आपको सारे बता दूंगा। 18 सिद्धांत दिए गए हैं, तो 18 सिद्धांत सारे तो नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ उनके नाम बता दूंगा। तो देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किसी समाज के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में जो दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्य और विश्वासों एवं परंपराओं, राजनीतिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियां आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी समाज, कोई भी समाज हो, उसकी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है, उनमें ये सब चीज़ें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में इनके प्रभावों को सिद्धांतों के रूप में बताया गया है। अगर उदाहरण लें तो जैसे दर्शन शास्त्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार के समाज के उद्देश्य हों, उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार, यानी कि समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर बल देता है। कौन? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी जो है, यह पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे अधिक अपना बल और बालकों की रुचि, रुझान, इन सब पर काफ़ी जो है योग्यता पर बल देता है। विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले विषयों एवं क्रियाओं का जो समावेश है, वो आज के पाठ्यक्रम की एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। क्योंकि मानव के भौतिक जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं, तथा किसी वस्तु को मानव के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, इन प्रश्नों का समाधान विज्ञान ही कर सकता है। आगे है कि इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण में दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। तो मैं सिद्धांत आपको बता देता हूं, सिर्फ नाम बता देते हैं। पहला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि जीवन से संबंधित होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर्संबंध का सिद्धांत, संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, जीवन संबंधी क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश का सिद्धांत, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, जनतंत्रीय भावना के विकास का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत। तो अब देखिए, इसमें बुक में तो सारा दिया हुआ है इसका,
सारे सिद्धांत को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ हमसे टिप्पणी मांग रहा है और वो भी संक्षिप्त टिप्पणी मांग रहा है। ठीक है, शॉर्ट नोट मांग रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में हमने जितना पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। नाम मैंने आपको सिद्धांतों के बता दिए हैं। तो इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो गया, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत आपके क्लियर हो गए। ओके डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें आपके टोटल 2 क्वेश्चन तो आज हो गए, टॉप 30 कराने हैं जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आइए जुड़िए मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। थैंक यू।